जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि सारे सवालों का कलेक्शन यहाँ पे फिजिक्स से जो सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं सवालों को मैं लिया हूँ। एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन है। अगर आप सक्षमता परीक्षा या तो प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन अगर सक्षमता परीक्षा 2 और प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक की, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों चलिए शुरू करते हैं। साथियों पिछला वीडियो जो हमने दिया था जनरल नॉलेज 13, उसमें लास्ट सवाल था 75 नंबर का सवाल था, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि बर्फ का टुकड़ा पिघल जाए तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? कोई नहीं साथियों, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए आज का जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं फिजिक्स से ही है और ये है महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थात कितना नंबर सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन 14th पार्ट में लेकर के आया हूं। इसके पहले मैं 13th पार्ट दिया हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ भी लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं तो मेरे चैनल पर आइए, विराट ज्ञान चैनल पर आकर के आप पूरे वीडियो को देखिए और फायदा उठाइए। शेयर भी कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए ये सवाल 76 नंबर का सवाल, ये 500 क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसीलिए मैं इसे क्रम दर क्रम क्वेश्चन को बढ़ाते जा रहा हूँ, प्रत्येक पार्ट में क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे है 76 में, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रेलवे में, नाभिकीय में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में? कोई नहीं साथियों, रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 76 के बाद 77 नंबर सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा है, आंसर भी मैं साथ में दिया हूं, आप देख सकते हैं। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान, गैस के पात्र, मान लीजिए गैस है, इसमें गैस है, पिस्टन से आप इसके दाब को बढ़ा रहे हैं, गैस यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, इतना मान लीजिए है। और अब इसका दूसरा स्थिति में दिखाता हूँ, यही दूसरा स्थिति दिखाता हूँ कि पिस्टन से यहाँ तक आप गैस को ले आए, पिस्टन से इसे दबा करके, और गैस को अब यहाँ पे ज़्यादा ही संकुचित हो गया है। तो यहाँ कह रहा है कि जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है उसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या होता है? मान लीजिए 500 ग्राम गैस है इसमें, तो यहाँ दाब से हम इसको घटा दिए तो गैस क्या यहाँ पे 250 ग्राम हो गया या तो 750 ग्राम हो गया? नहीं, ये गैस जो है इसका द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो 500 का 500 ही रहेगा, अर्थात घट जाता है, बढ़ जाता है और परिवर्तित रहता है? कोई नहीं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन होगा साथियों, इसलिए कि जो 500 का आधा केजी गैस जो था वो आधा केजी ही है, भले वो गैस संकुचित होकर के, चूंकि जानते हैं अंतरा अणु का स्थान बहुत ज़्यादा होता है, गैस में अंतरा अणु का स्थान बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें क्या हुआ कि एकदम नज़दीक आ गया, यही हुआ, लेकिन द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा, इसीलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 77 के बाद 78 नंबर में सवाल आइए, 78 नंबर, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का समय होगा, लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का समय होगा, क्या होगा? 8 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 1 गुना? साथियों यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो सबसे पहले हम लोग सरल लोलक का जो सूत्र होता है उसे आप देख लीजिए, टी इक्वल टू, इसी से स्पष्ट हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी, जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण है और ये पेंडुलम की लंबाई है, और ये टी 2 पाई तो रहेगा, ये सूत्र है मान लीजिए। तो आवर्त काल अर्थात समय क्या होगा, तो लोलक का समय क्या होगा? तो सूत्र बैठाइए, लोलक की लंबाई अर्थात एल को हम क्या कर रहे हैं, एल बराबर 4L कर रहे हैं, 4L है ना, तो सूत्र बैठाइए, टी बराबर रूट अंडर 2 पाई रूट अंडर 4L अपॉन जी, तो 4 तो बाहर निकलेगा तो 2 बाहर निकलेगा, है ना, इसलिए रूट अंडर है, तो ये यहाँ 2 बाहर कर दीजिए और इतना हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी, अर्थात ये तो पूरे हैं, तो ये तो पूरा रहेगा, ये तो कितना हो गया? 2 गुना हो गया, है ना, तो क्या होगा? 8 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 1 गुना, अर्थात सी ऑप्शन होगा। देखिए
2 से मल्टीप्लाई, ये तो टोटल रहेगा ही, t बराबर इतना होता ही है, लेकिन 2 हम बाहर कर दिए, कॉमन जब निकाले 2, इसका मतलब 2 इंटू इतना टोटल हो गया 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी, ये तो t बराबर होता ही है, अर्थात मेरा 2 गुना हो जाएगा। तो चलिए इस सूत्र को याद रखिएगा, इस सूत्र को याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल के 78 के बाद 79, देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर वही कह रहा है यदि किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, उसका आवर्तकाल होगा, 4% बढ़ा दी जाए, तो फिर देखिए t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, सेम चीज होगी यही। 4% अगर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे उसमें क्या हो रहा था, 2 गुना हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा 2% बढ़ेगा, अर्थात 2% घट जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, समान रहेगा, कुछ नहीं, कोई नहीं, तो इसलिए बी ऑप्शन होगा। सेम कैलकुलेशन कीजिएगा, फिर किस कैलकुलेशन कीजिएगा, अब यहाँ पे कर दीजिएगा, यहाँ 4% 104 कर दीजिएगा, है ना, तो वो अगर करते हैं आप तो फिर यहाँ पे आपका 2% ही इनक्रीज जाएगा, इसीलिए 2% बढ़ जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन है। कैलकुलेशन करके लिखिए, हमारे कमेंट में जरूर लिखिएगा, नहीं अगर होता है तो फिर मैं अगले वीडियो में इसका कैलकुलेशन बताऊंगा। चलिए 79 के बाद 80, बहुत इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाली बल को कहते हैं। जैसे कि स्प्रिंग ये है और इसको आप क्या किए, खींच दिए पूरा, है ना, पूरा खींच के इतना बड़ा कर दिए, तो ये एक फोर्स यहाँ लगा रहा है अपने को पुनः समान लंबाई में लाने के लिए। या तो अगर बड़ा है और इसे आप धक्का दे करके बहुत छोटा कर दिए हैं, ऐसा कर दिए हैं, तो ये फिर बड़ा होना चाह रहा है, ये फोर्स इस टाइप में लगा रहा है, यहाँ पे फोर्स ये अपना सिकुड़ने के लिए लगा रहा है। तो जो फोर्स ही लगाता है समान लंबाई, अपने जो पहले वाला लंबाई प्राप्त करने के लिए जो फोर्स ये स्प्रिंग लगा रहा है, उसे कौन सा फोर्स कहते हैं, कौन बल कहते हैं, कौन सा बल कहते हैं, आकर्षण बल, विकर्षण बल, प्रत्यानयन बल, नन, इसलिए सी ऑप्शन होगा, प्रत्यानयन बल, अर्थात सी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 80 के बाद 81 देखिए यहाँ कर रहा है, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, नन। होता तो तीनों है, सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। हम लोगों का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर यदि आप थर्मामीटर से जो जांच करते हैं, डॉक्टर साहब जो हम लोगों का जांच करते हैं, तो उसमें 37 डिग्री में होगा तो 37 डिग्री, और अगर यदि इसमें होगा तो 98.6 डिग्री। लेकिन एसआई मात्रक मेरा केल्विन होता है, हम लोगों का केल्विन होता है, अर्थात ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होगा, हालांकि सेल्सियस में भी नापा जाएगा, फ़ारेनहाइट में भी नापा, तीनों सिस्टम चलेगा, लेकिन एसआई मात्रक जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो केल्विन है। चलिए 81 के बाद 82 में आते हैं। देखिए कह रहा है, ताप का सीजीएस सिस्टम, सीजीएस मात्रक होता है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, नन। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, नन कौन सा होता है, सीजीएस में। सीजीएस में जब जाइएगा तो आपका जो है सेल्सियस होगा, सेल्सियस, ये आपका एसआई में केल्विन होगा, सीजीएस में सेल्सियस होगा। सेंटीग्राम सिस्टम, तो यहाँ देखिए, इसीलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सीजीएस में ताप का अगर यदि मात्रक देखिएगा तो निश्चित है आपका सेल्सियस होगा। चलिए 82 के बाद 83 नंबर सवाल में आते हैं। 83, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, डाइन, बॉथ, नन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, डाइन, बॉथ दोनों होता है या तो कोई नहीं, तो साथियों न्यूटन होता है, अर्थात न्यूटन साहब ने भी इसका जैसे परिपालित किया था, है ना, इस सिद्धांत को लाया था, इसीलिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 84 नंबर सवाल है, बल का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस कौन सा होता है, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, इसको कहते हैं सेंटीग्राम, SECOND, सेकेंड, मतलब समय को सेकेंड में और द्रव्यमान को ग्राम में, और ये सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर में, अर्थात ये सीजीएस सिस्टम है। तो सीजीएस सिस्टम में बल का एसआई मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, डाइन होता है, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 84 के बाद 85 नंबर सवाल बहुत अच्छा है।
निम्न में कौन सदिश राशियां है? सदिश राशियां किसे कहते हैं? जिसमें दिशा भी हो और मात्रा भी हो, है ना, जिसमें। तो चलिए, परिमाण अर्थात इस तरह कह सकते हैं, परिमाण प्लस दिशा जिसमें हो, तो किसमें होगा? विस्थापन में, वेग में, ये सब में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो क्या क्या है? बल, बल आघूर्ण, ये भी दोनों में होता है। जिसे बल आप किसी वस्तु में लगाते हैं, इसे करके धक्का देते हैं तो सीधी सामने देते हैं, और परिमाण भी आपका यूज करते हैं, कितना बल लगा रहे हैं ये भी पता चलता है। भार, संवेग, भार भी है mg, अर्थात एक दिशा है, जी नीचे की ओर खींचता है तो इसमें भी दिशा है। वेग, त्वरण, विस्थापन, सभी, इस सब हो जाएगा, डी सब हो जाएगा। 85 के बाद 86 नंबर में साथियों आते हैं। देखिए, निम्न में कौन अदिश राशि है? ऊर्जा, कार्य, दूरी, मात्रा, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये लंबाई लिए और ये चौड़ाई लिए, दोनों को गुना कर दिए। आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अर्थात इस स्थिति में लेते हैं तो इसमें भी आप देखते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें कोई दिशा नहीं है। दूरी भी की दिशा, एक ही जगह घूरते रहिए आप, 500 किलोमीटर चल रही है एक ही जगह, ना तो कोई दिशा है, यहाँ दूरी है, परिमाण है, लेकिन दिशा नहीं है। तो वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो। ऊर्जा में भी कोई दिशा नहीं है, कार्य में कोई दिशा नहीं है, लंबाई में भी कोई दिशा नहीं है। लंबाई ऐसे ऐसे करके दीजिएगा, लेकिन अगर सीधी लंबाई कहते हैं कि इस दिशा की ओर जा रहे हैं, तो दिशा और प्लस परिमाण दोनों रहेगा तो वो सदिश राशि होगा, लेकिन ये टोटल आपका अदिश राशि है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, 86 के बाद 87 नंबर, बहुत अच्छा ये सवाल देखिए। कह रहा है, यदि किसी मनुष्य का भार 60 न्यूटन हो तो उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? जैसे पृथ्वी पर जो भार है, ये पृथ्वी पर, और ये क्या है? चांद है। चांद पर, तो चांद पर 1/6 होता है, यहाँ का जितना भार है उससे 1/6वां भाग होगा। तो 60n यहाँ पे है, यहाँ कितना है? 60n, तो 6 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन भार होगा। और भार बराबर होता है क्या है? वेट इक्वल टू mg होता है, अर्थात ये द्रव्यमान फिक्स है, मास फिक्स है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल जो अलग अलग है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है 1/6 भाग है, इसीलिए यहाँ पे 1/6 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन, 40 न्यूटन, 10 न्यूटन, 18 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। चलिए, सी ऑप्शन। लेकिन साथियों ध्यान रखिए कि अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर यदि जितना कहेगा, वो द्रव्यमान यहाँ चेंज नहीं करेगा। द्रव्यमान अगर यदि है मान लीजिए 25 न्यूटन, तो यहाँ पे द्रव्यमान 25 न्यूटन ही होगा। भार अलग हो सकता है, भार में गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, भार चेंज हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान फिक्स है, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ लगाइए। चलिए, अगले सवाल में देखेंगे द्रव्यमान वाला भी आ जाएगा। देखिए, शायद द्रव्यमान वाला ही आ गया। कह रहा है, यदि किसी मनुष्य का द्रव्यमान पृथ्वी पर 70 kg है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर होगा। देखिए, बात यही है, यहाँ द्रव्यमान वेट बराबर क्या होता है? mg, अर्थात द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान तो फिक्स है, 70 kg अगर यहाँ पे है 70 kg, तो निश्चित है चांद पर अगर जाएगा भी तो 70 kg ही रहेगा। वहाँ पे g का मान चेंज कर रहा है, m फिक्स है, ये m यहाँ भी फिक्स है, ये m यहाँ भी फिक्स है, g का मान चेंज किया, इसीलिए क्या हो जाएगा? 70/6 kg नहीं, 1/6 kg नहीं, 70 kg, अर्थात ये होगा सी। बहुत अच्छा सवाल है। द्रव्यमान चेंज नहीं करता है चंद्रमा पर, सिर्फ भार चेंज करता है। भार में क्या है? जी का मान चेंज करता है, इसलिए W बराबर mg को याद रखिए। चलिए, 88 के बाद 89 बहुत अच्छा सवाल है। किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। साथियों, सबसे पहले देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो v बराबर क्या कर दिए हैं? हाफ v, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी के v बराबर हो जाएगा। देखिए, हाफ गुना m इंटू 1/2 v स्क्वायर, इतना हो जाएगा, है ना। तो इसको कटाइए, 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको ऊपर में लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर बटे 4, हाफ mv स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ क्या लिख रहा है? 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो साथियों 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 को इधर रख लीजिए, इसको 4 को बाहर कर दिए, सब यहाँ रखिए, 1/2 mv स्क्वायर।
अर्थात 1/4। टोटल तो ये इतना तो होबे करेगा, लेकिन 1/4 से भाग लग जा रहा है, इसलिए 1/4 हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा 89 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब सूत्र याद रखिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। सूत्र को याद रखिए, कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, वही फिर हो गया kv बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर है ना हाफ mv²। अब दोगुना कर रहे हैं तो 2v कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हाफ m और 2v का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 है ना। 4 को बाहर कर दीजिए, कितना बचेगा यहाँ बचेगा हाफ mv², अर्थात चौगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी आधी समान 4 गुनी, चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 4 गुनी हो जाएगी। चलिए 90 के बाद 91 नंबर सवाल में आते हैं। ये सवाल कहा जा रहा है बहुत अच्छा, ये आइंस्टीन फार्मूला है, ये आइंस्टीन साहब ने दिया था, ये बहुत ही बेहतर चीज़ है। ये जो है सूर्य के प्रकाश अथवा ऊर्जा के लिए दिया था। E=mc² के बारे में सत्य है, इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। E बराबर ऊर्जा, m बराबर द्रव्यमान और c बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए ऑल हो जाएगा। E बराबर ऑल, मैंने सब सही है, इसमें सब सही है आपका। चलिए तो ये सवाल आपके लिए आइंस्टीन का फार्मूला, अर्थात सूर्य की जो प्रकाश हमारे पास किरणें, जो सूर्य की किरणें पहुंचती है, सन से जो किरणें आ रही है वो mc² के आधार पर रहते हैं, अर्थात कुछ न कुछ यहाँ पे मास है और प्रकाश की वेलोसिटी है, उसी क्रिया में आती है। अर्थात यही E और ऊर्जा आकर के हमें देती है। E=mc²। आइंस्टीन साहब ने इस फार्मूला को दिया था, जो कि ये निर्वात में चला करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात उन्होंने बताया था। हम लोग सोचते थे कि कोई भी इसमें द्रव्यमान नहीं होता है सूर्य की किरणों में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य की जो किरणें यहाँ पहुँचती है उसकी जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुँचती है। चूँकि आप जानते हैं 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी है, तो यहाँ दूरी पहुँचने में इसे E=mc² के आधार पर सन की लाइट, सन की किरणें यहाँ पहुँचती है। चलिए इसीलिए ऑल हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 91 के बाद 92 में। हाँ देखिए ये चीज़ आपको फिर बताया है, आइंस्टीन साहब ने इसको दिया है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, अस्थिर अनुपात का नियम। ये बी ऑप्शन होगा, सापेक्षता के नियम से जाना जाता है, सिद्धांत के नाम से जाना जाता है आइंस्टीन का जो सूत्र है। चलिए 92 के बाद 93 में है साथियों, प्लाज्मा द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ के परमाणु होते हैं निम्न ताप पर आयनित अवस्था में, उच्च ताप पर आयनित अवस्था में, उच्च ताप पर द्रव अवस्था में, निम्न ताप पर ठोस अवस्था में। साथियों ये होगा, अर्थात उच्च ताप जब होगा तो ये आयनित अवस्था में हो जाएगा, मतलब आयन के रूप में, प्लस माइनस इसका आयन होगा, प्लस माइनस के रूप में आयन के रूप में होगा, इसीलिए इसको कहा गया है प्लाज्मा अवस्था। क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव एवं गैस, लेकिन एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। यही प्लाज्मा अवस्था जो है सो सन के चारों तरफ जो उच्च ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो एक अलग उसका कलर दिखाई पड़ती है सन के चारों तरफ कोर में, है ना, यही प्लाज्मा अवस्था है, आयनित अवस्था में होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए 93 के बाद 94, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। देखिए कह रहा है कि कांच किस प्रकार का ठोस है, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, दोनों या कोई नहीं, अक्रिस्टलीय होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 94 के बाद 95 नंबर सवाल देख लीजिए। इसमें कह रहा है सर्वाधिक आघात वर्धनीय ठोस है, कौन सा है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। सबसे ज़्यादा सोना है, इसलिए जानते हैं इतनी सी सोना, इतनी बड़ी सोना, बहुत एकदम आप सोच लीजिए, बहुत तिनका भर सोना जो है लेकर के उससे जेवर बनाया जाता है, और जो चूड़ी वगैरह बनाई जाती है उसमें एक बुनका बुन के जिसे सोना दे दिया जाता है, देखवे करते हैं जो हमारी बहनें, दीदी वगैरह है ना, चाची, आंटी, मम्मी वगैरह, मौसी वगैरह पहनती है, तो ये सोना जो है सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय, इसलिए ए ऑप्शन होगा। और ये बहुत महंगा भी होता है, बहुत सुंदर भी है, लुक भी अच्छा लगता है, इसीलिए सोना की जड़ी लगा करके साड़ियाँ बनाई जाती है, ब्लाउज बनाई जाती है, चूड़ियाँ बनाई जाती है,
नाक में पहनने वाले बहुत सारे ये जो ऑर्नामेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, इसीलिए सोना के लिए भारत की जो महिलाएं हैं वो जान दे देती है, चाहे जमीन बेच करके भी जैसे भी हो, लेकिन सोना के वो पहनती है। चलिए, अत्यधिक तन्यता वाले ठोस पदार्थ हैं क्वार्ट्ज, प्लेटिनम, दोनों या कोई नहीं, दोनों होगा, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दोनों होगा। 96 के बाद 97 नंबर में आते हैं साथियों। कहा जा रहा है सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ है लोहा, टंगस्टन, प्लेटिनम, नन। टंगस्टन होगा, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, 97 के बाद 98 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 98 में सूक्ष्म जीवों की लंबाई मापी जाती है मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोन में। साथियों, माइक्रोन में मापी जाती है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, 98 के बाद 99 में आ गया। सेकेंड लास्ट सवाल है, अति सूक्ष्म जीवों का मात्रक है मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेसी होगा, डेसीमीटर, एंगस्ट्रॉम, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। 99 के बाद 100 नंबर आते हैं। 100th नंबर, विद्युत धारा का मात्रक है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, एम्पियर, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये तो ताप का मात्रक है और ये विद्युत धारा का मात्रक है। चलिए साथियों, नए हैं तो हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।